नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसके लिए ये हमारी क्लास काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान के पहले भाग को। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बाद हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले भाग में जब हम कंपोजिट पूरा भाग पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे क्रमांक अनुसार 22 भाग हैं, परंतु गणना के अनुसार 25 भाग हैं। तो दोस्तों, अब जो भाग नंबर 1 आता है, पहला भाग आता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक समाहित है और अनुसूची 1 का वर्णन करता है ये। ठीक है, और अनुसूचियों के बारे में भी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, अब हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उसको पढ़ते जाएंगे और जो एग्जाम में पूछा ही जाता है उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपना अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, ये ध्यान देना है। और कभी कभी आप इसको ध्यान दीजिए, यूनियन, इंग्लिश में यूनियन शब्द दिया होता है, कहीं कहीं ऑप्शन में फेडरल भी दे दिया जाता है, पर फेडरल भारत नहीं है। भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत का क्या है? अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया और भारत है। ठीक है, और क्या है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये ध्यान देना है। और उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें यह बताया गया है वे राज्य आते हैं जो अनुसूची 1 में हैं। कहने का मतलब अनुसूची 1 में क्या था? राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन था, उसमें है, उनके नाम था, उनका ब्यौरा था। तो वे राज्य आएंगे जो अनुसूची 1 में होंगे, है, वे संघ राज्य आएंगे, वे संघ शासित क्षेत्र आएंगे, वे केंद्र शासित क्षेत्र आएंगे जो अनुसूची 1 में होंगे। हम लोग अनुसूची 1 में पहले ही पढ़ लिए थे कि अनुसूची 1 में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र। मतलब जो अनुसूची 1 में आएगा वो अनुच्छेद 1 के तहत आएगा, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, उसमें ये सब चीजें समाहित होंगी। और तीसरा ये है जो भारत में विलय या अर्जित किए जाएं। भारत यदि किसी दूसरे देशों का विलय करता है या किसी दूसरे प्रदेश का अपने भारत में विलय करता है जो भारत में नहीं थे कभी, तो उनका विलय या अर्जन इसमें आ जाता है। अब जैसे हम इसमें देखते हैं, जैसे सिक्किम का उदाहरण ले लेते हैं, तो सिक्किम विलय कर लिया गया भारत में, तो वो भारत का राज्य क्षेत्र मान लिया जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 2 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 2 और 3। हम लोग कंफ्यूज होते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में, तो यहां कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगी। अनुच्छेद 2 में आता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का मतलब भारत में थे नहीं वो, तो नए राज्य जो प्रवेश किए हैं भारत में, जैसे सिक्किम नया राज्य प्रवेश किया है भारत में। ठीक है, तो इसका निर्धारण कौन करेगी? संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब जैसे इसमें क्या था, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान दीजिएगा, और 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा। मतलब 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमको ये ध्यान देना है। अब इसी के तहत एक अगली चीज आती है, मतलब अनुच्छेद 2 में क्या है कि जो भारत में प्रवेश होते हैं, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना होता है। ठीक है, ये आ जाता है। अब जैसे इसी के संदर्भ में हम एक केस देख लेते हैं कि एक बेरूबारी केस 1960 का हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहा गया है, संसद के अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया। मतलब उसने कहा कि संसद किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र को कम नहीं कर सकती है, उसके पास यह अधिकार नहीं है, उसके पास यह शक्ति नहीं है कि किसी अपने देश के किसी हिस्से को विदेश को सौंपने का। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को बिना संविधान संशोधन के किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब संसद का मन किया तो कर दी, ऐसा नहीं होगा। जब तक संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी को नहीं सौंपा जाता, तब तक यह मान्य नहीं होगा, तब तक संसद के अधिकार सीमित हैं। ठीक है, संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। जैसे अतः अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य में सौंपा जा सकता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि संसद, बेरूबारी केस 1960 में कहा गया कि संसद के पास यह शक्ति नहीं है कि वो किसी भी राज्य को विदेश को सौंप दे, लेकिन
इसका मतलब यह हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। अब इसी का एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे 2015 की बात थी, भारत बांग्लादेश में सीमा समझौता हुआ, इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया गया और इसके तहत भारत ने बांग्लादेश को 111 गलियारे दिए और भारत को 51 गलियारा मिला। मतलब 111 दिया गया बांग्लादेश को और 51 हमको मिला। और ये किस माध्यम से हुआ लेकिन किस माध्यम से हुआ? ऐसे नहीं अपने मन से संसद ने कर दिया, संविधान संशोधन के माध्यम से किया। और कौन सा संविधान संशोधन था? विशेष बहुमत का संविधान संशोधन था, ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद अगला आ जाता है अनुच्छेद 3। बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। 2 में क्या था कि जो विदेशी राज्य थे पहले के विदेशी से भारत में विलय किए गए, लेकिन 3 में क्या है, भारत के भीतर ही जो भारत के भीतर राज्य क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं को परिवर्तित करना, उनके नाम को परिवर्तित करना, एक राज्य है उसके टुकड़े करना, एक राज्य है उसको कई भागों में विभाजित कर देना, ये सब आ जाता है इसमें। मतलब नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं और उसके नाम में परिवर्तन आ जाता है। तो 2 में क्या था, जो विदेशी राज्य सम्मिलित होंगे, और 3 में क्या था, जो भारत की ही राज्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा, चाहे क्षेत्र हो, चाहे उसकी सीमा हो, चाहे उसका नाम हो, क्षेत्रफल को चाहे बड़ा करके चाहे छोटा करके, ये सब जो भी परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 3 के तहत होंगे। और इसमें कहा गया है कि ऐसी विधि साधारण बहुमत से पारित कर सकती है तथा इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन साधारण बहुमत से जो होगा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसके तहत कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें क्या दी गई हैं? जैसे ये देखिए, शर्त क्या है इसके तहत, इससे संबंधित मान लीजिए किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित करना हुआ, नाम को परिवर्तित करना हुआ, नए राज्य का निर्माण करना हुआ, तो इससे संबंधित जो विधेयक होगा ना, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन केवल लोकसभा में या राज्यसभा में, ऐसे नहीं, संसद के किसी भी सदन में ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। और राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। मतलब ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक ही होगी। किसी राज्य की, क्षेत्र की सीमा को परिवर्तित करना, नाम में परिवर्तित करना संसद का अधिकार होगा, परंतु संसद में वो पेश तभी किया जाएगा जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा। जिस राज्य के बारे में ये परिवर्तन करना होगा उस राज्य के पास, उस राज्य के विधानमंडल के पास या विधानसभा के पास कौन भेजेगा? राष्ट्रपति भेजेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति इसके लिए समय सीमा भी तय कर सकता है कि आप इतने दिन में हमको, राज्यों को कह सकता है कि आप इतने दिन में हमको अपने विचार दीजिए। और जो विचार राज्य देगा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। ये बात ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति पर वो विचार बाध्यकारी नहीं होगा और राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में प्रस्तुत होगा। फिर साधारण विधेयक की प्रक्रिया से वो पास माना जाएगा। कहने का मतलब किसी भी राज्य की, क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करना, नाम में परिवर्तन करना, उसमें विस्तार करना, ये किसके पास अधिकार होगा? संसद के पास अधिकार होगा। संसद में वो तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद सदन में पेश किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा उसके विचार जानने के लिए। परंतु राज्य के द्वारा दिया जाने वाला यह विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा, है कि नहीं? उसके बाद जब विचार आ जाएगा तो राष्ट्रपति उसको सदन में अनुमति देगा, सदन में प्रस्तुत करने के लिए। फिर उस विधेयक को सदन में साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ये साधारण विधेयक है। क्वेश्चन में ऑप्शन में दे सकता है विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से, ऐसा नहीं होगा, साधारण बहुमत होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 1 आपको याद हो गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुसूची 1 में जो राज्य वर्णित हैं, अनुसूची 1 में जो संघ शासित प्रदेश वर्णित हैं या जो राज्य विलय किए जाते हैं वो अनुच्छेद 1 के तहत इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट का हिस्सा होंगे। अनुच्छेद 2 में क्या है कि जो विदेशों से भारत में विलय किए जाएंगे। अनुच्छेद 3 में क्या है, जो देश के भीतर ही उनमें परिवर्तन किया जाएगा और उसकी शर्तें कुछ बता दी। शर्तें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग सोचते होंगे एसएससी का एग्जाम हल्का, उसमें नहीं, उसमें भी बहुत ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अब तो। ठीक है, तो हमारी क्लास होगी वो पूर्ण क्लास होगी। ठीक है, आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 4-5 साल लोग पढ़ते रहते हैं, एक सब्जेक्ट तक अच्छे से नहीं तैयार होता है।
आप 2 महीना 1 महीना साथ में हमारे साथ लगिए, हर सब्जेक्ट आपका तैयार करवा देंगे हम, ठीक है। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक। तो हम बता रहे हैं झूठे वादे नहीं दिखाएंगे, है कि नहीं। तो पढ़िए। उसके बाद अनुच्छेद 4 आ जाता है। अनुच्छेद 4 में आ जाता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो संसद द्वारा किया गया कार्य था वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, चाहे अनुच्छेद 2 के तहत कोई परिवर्तन हो, चाहे अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन हो, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अनुच्छेद 4 में कह रहा है 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक। दैट्स इट, वो ये कह दिया है। अब अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में जो राज्यों का विकास हुआ कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो हम ये देखते हैं। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद भारत में आप लोगों को पता ही होगा एक ब्रिटिश प्रांत था, एक कमिश्नरीय क्षेत्र था और देसी रियासत थे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जो ब्रिटिश प्रांत था ना उस पर गवर्नर का अधीन था। जो गवर्नर होते थे उनका डायरेक्ट शासन ब्रिटिश प्रांत पर होता था। अब कमिश्नरी जो होते थे कमिश्नर के अधीन होते थे, ठीक है। और देखिए स्वतंत्रता के बाद जो ये दोनों थे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी, ब्रिटिश प्रांत जिस पर गवर्नर जनरल का शासन था, वायसराय का शासन था, और कमिश्नरी जिस पर कमिश्नर का शासन था, इन दोनों को विलय कर लिया गया भारत में, ठीक है। जब भारत आजाद हो रहा था, जब माउंटबेटन घोषणा हुई थी, तो यही तो कहा गया था कि देसी रियासत स्वतंत्र रह सकती है, भारत पाकिस्तान में मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है, परंतु ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी का विलय भारत में कर लिया गया था। और तीसरा था कि इसके पास 3 विकल्प थे, भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र रह सकती थी। तो 3 प्रकार के क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी, देशी रियासत। आपको समझ में आ गया होगा। अब देशी रियासतों के पास जो 3 विकल्प थे, लगभग सभी रियासत मिल गए। 562 रियासतें भारत में मिला ली गई थी। हम लोग पढ़े ही थे, जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 562 रियासतें मिल गई, परंतु 3 रियासतों का विलय बाकी रह गया था। इन्हीं 3 रियासतों के विलय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो 3 रियासतें कौन थी देख लेते हैं। एक जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, गुजरात में जूनागढ़ और दक्षिण भारत में हैदराबाद। ये ध्यान दीजिएगा। और एक बात बताएं, इसमें क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रमानुसार विलय का क्रम बताएं। तो अभी देख लेते हैं आगे, बहुत बढ़िया समझा देंगे। जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या था कि जम्मू कश्मीर में अधिकांश जनसंख्या 77% मुस्लिम थी और 20% हिंदू थी, परंतु वहां के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, हिंदू थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने स्वतंत्र रहने की अपनी घोषणा कर दी, परंतु 20-22 अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान के कबायलियों के द्वारा वहां पर आक्रमण कर दिया गया। फिर राजा हरि सिंह ने भारत से जो है मदद की गुहार लगाई और भारत मदद देने को इस शर्त पर तैयार हुआ कि जब राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे और भारत में विलय कर लेंगे तब उनकी मदद की जाएगी। तो इस वजह से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 26 अक्टूबर आया है, तो 26 अक्टूबर 1947 तो है, लेकिन हम लोग एक और पढ़े थे 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को यहां से अगर रिलेट करते हैं तो 26 अक्टूबर 1946 को हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या हुआ था, 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का हिस्सा बनती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। पहले तो जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया गया 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद उसी क्रम में फिर बाद में आता है जूनागढ़ का, फिर जूनागढ़ के बाद हैदराबाद। ये एक ही क्रम से, जैसे ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो उनका क्रम भी उसी हिसाब से सेट होता चला जाएगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का विलय, फिर जूनागढ़ का विलय, फिर हैदराबाद का विलय। यह क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब जूनागढ़ में देखते हैं, जूनागढ़ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी जो भारत के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जो जूनागढ़ का नवाब था वो पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां पर जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता के विद्रोह करने के बाद वहां का नवाब जो है पाकिस्तान भाग गया। और जब नवाब वहां का पाकिस्तान भाग गया तो जूनागढ़ के जो दीवान थे शाह नवाज भुट्टो, उन्होंने 8 नवंबर 1947 को भारत में विलय की घोषणा करी और 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। मतलब 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के दीवान जो शाहनवाज भुट्टो थे, उन्होंने 8 नवंबर 1947 को यह घोषणा कर दी कि मैं भारत में विलय कर लूंगा। और फिर 9 नवंबर को जूनागढ़ का प्रशासन भारत ने अपने हाथ में ले लिया और फिर जनमत संग्रह करवाया गया
और 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह करवाएगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पाकिस्तान के पक्ष में 91, मात्र 91% नहीं, मात्र 91 वोट पड़े। 1,80,000 मतदाताओं में से मात्र 91 मत वो पाकिस्तान को मिले और शेष भारत को मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्रम में जूनागढ़ का भी विलय भारत में कर लिया गया। अब देखिए, अब आ जाती है अगली रियासत हैदराबाद। ठीक है, अब हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी उस समय, और वहां की जो अधिकांश जनसंख्या तो वो हिंदू थी, परंतु शासक मुसलमान था। और इस शासक को पाकिस्तान ने यह आश्वासन दिया कि यदि आप स्वतंत्र रहने की घोषणा करते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। और निजाम क्या करता है, स्वतंत्र रहने की घोषणा कर देता है। और जो निजाम का फिर सलाहकार अध्यक्ष कासिम रिजवी होता है, बहुत ही सांप्रदायिक वक्तव्य दिया कि एक दिन संपूर्ण भारत का विजय कर लाल किले पर निजाम शाही झंडा फहराया जाएगा। उसके इस वक्तव्य देने के बाद भारत में तमाम सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हैदराबाद में भी दंगा भड़का, पूरे यहाँ जो है नृशंस हत्याएं हुई, सांप्रदायिक दंगा का माहौल काफी खराब हो चुका था। और फिर उसके बाद हैदराबाद में भारत की सेना प्रवेश करती है, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो दिया जाता है। उस सेना को लीड कर रहे थे JM चौधरी। इनके सामने हैदराबाद की सेना जो है आत्मसमर्पण कर देती है। और 22 सितंबर 1948 को निजाम ने सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई, लेकिन उस समय तक हैदराबाद को खा राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ABCD, का खा गा घा, हम लोग पढ़े थे ना पिछले सेशन में जब संविधान के भाग पढ़ रहे थे। तो का जो 6, 7, 8, 9 भाग, जो भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, तो भाग 7 और भाग 9 को निश्चित कर दिया गया था 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। उसी 7वें भाग में हैदराबाद को शामिल कर दिया गया था। ठीक है, कब? 22 सितंबर 1948 को। अब अगला देखते हैं हम लोग कि अब देखिए इस प्रकार से हो गया, क्या क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, फिर हैदराबाद का विलय क्रम बाय क्रम हो गया। जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 का, उसके बाद जूनागढ़ का 20 फरवरी 1948, फिर हैदराबाद का 22 सितंबर 1948 में विलय कर लिया जाता है। अब देखिए, अब जो अभी हम लोग बोले थे जैसे हैदराबाद को खा राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब देखिए, अब जो मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्य थे, तो 4 प्रकार के कौन से थे? A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी और D श्रेणी। और इसमें भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 ये था। इसमें गवर्नर शासित था। और ये क्या था? 9, इसमें अंडमान निकोबार था। अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, जो श्रेणी A है इसका गवर्नर शासित प्रदेश था ये। ठीक है, ये देखते हैं। उसका जो श्रेणी A, B, C, D श्रेणी थी वो क्रमशः भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 में थी। यही जो B श्रेणी थी भाग 7, इसी में हैदराबाद को खा राज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब B श्रेणी का दर्जा दिया गया था। और जो C श्रेणी था इसलिए भाग 8 में आता है और मुख्य आयुक्त के अधीन था, ये मतलब कमिश्नर के अधीन था। और D श्रेणी था भाग 9, इसमें अंडमान निकोबार था। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब इसी में तो था कि जब 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तो भाग 7 और भाग 9 को निरसित कर दिया गया था। भाग C और D को मिला दिया गया, मतलब अंडमान निकोबार को इसमें मिला दिया गया, और भाग 7 और भाग 6 को मिला दिया गया। तो फिर 2 श्रेणी के राज्य केवल बचे। अब फिर हम लोग आगे उसको देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं भाषाई राज्यों की मांग होने लगी थी उसके समय तक जब भाषाई राज्यों की मांग होने लगी थी तो सबसे पहले आयोग बनाया गया, SK धर आयोग और JBP समिति बनाई गई। इस समिति को गठित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इनको यह बताना था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों समितियों ने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं JBP समिति। J का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, और B का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, और P का मतलब होता है पट्टाभी सीतार मैया। ठीक है, ये नाम होता है। इन तीनों की समिति बनाई गई और SK धर आयोग और JBP समिति दोनों ने मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। और लेकिन उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर ही होता है, तेलुगु भाषा के आधार पर। ऐसा कारण क्या होता है कि जो आंध्र प्रदेश के नेता थे उस समय पोट्टी श्रीरामल्लू, ये आंदोलन कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर हो। उसी समय अनशन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है और काफी दंगे भड़क जाते हैं उस समय। इसलिए भारत को मजबूरन जो है भाषाई आधार पर राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन तेलुगु की भाषा के आधार पर
करना पड़ता है ताकि दंगे ना भड़कें। तो अब उसके बाद 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग निर्माण होता है और जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब निर्मित हुआ और फजल अली आयोग कब निर्मित हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, आयोग पहले गठित हुआ था और अधिनियम बाद में आया था। ठीक है, आयोग आनन फानन बनाया गया फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना कि अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और अन्य सदस्य कौन थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये जो आयोग था इसने बताया था कि इसने राज्य के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर बनाने की बात की। मतलब इसने बताया कि फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन केवल भाषा के ही आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आप भाषा के ही आधार पर केवल करें। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया इसने। ये देखिए लिखा है, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसने नकार दिया। मतलब केवल भाषा के ही आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा को तवज्जो देनी चाहिए। और राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहां की बोले जाने वाली भाषा के आधार पर कर दीजिए। मतलब जो राज्य की सीमा को हम निर्धारित करें वो भाषा के आधार पर आप सीमा को निर्धारित कर सकते हैं। मतलब भाषा का कहीं ना कहीं उसमें इन्होंने कहा कि भाषा का हस्तक्षेप होना चाहिए। मतलब केवल भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर आप कर सकते हैं। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया, ये ध्यान देना है। इसका मतलब राज्यों का गठन का आधार व्यापक होना चाहिए। मतलब संप्रभुता न टूटे, अखंडता बनी रहे, राज्यों की प्रशासनिक क्षमता बनी अच्छी हो, राज्यों के नियोजन एवं विकास की क्षमता हो, और सांस्कृतिक और भाषा एक रूपता विकसित हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने बताया भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, लेकिन परंतु केवल भाषा के ही आधार पर हो ऐसा नहीं हो सकता है। राज्यों, हालांकि आप राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया था। ठीक, उसके बाद इन्होंने एक सिफारिश और दी। इन्होंने बताया जो ABCD का खा गा घा जो श्रेणी का राज्य है इसको समाप्त कर दिया जाए और दो नई श्रेणी बनाई जाए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए भाग 6 और भाग 7 को मिला दिया गया, राज्य, और भाग 7 में भाग 8 में भाग 9 को मिला दिया गया। जो भाग 9 में अंडमान निकोबार था उसको इसमें मिला दिया गया और ये बन गए सब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है। फजल अली आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। अब सिफारिश का प्रभाव क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। अब देखिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन में पूछता है क्रम आयोग और अधिनियम में, हमें लगता है पहले अधिनियम बनाया गया होगा फिर आयोग, नहीं, लेकिन आनन फानन आयोग बनाया गया था। आयोग ने सिफारिश करी थी फिर जाके अधिनियम बनाया गया। यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनता है और फिर 7वां संवैधानिक संशोधन होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। इसमें भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया जाता है। जो हम लोग पढ़े थे ना, भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया। अभी इसी क्लास में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो चुका है। भाग 7 और भाग 9 को जब निरसित कर दिया गया, मतलब ABCD श्रेणी के राज्य समाप्त हो गए। अब जब ABCD श्रेणी के राज्य समाप्त हो गए तो दो प्रकार के राज्य बचे। कौन कौन से, एक राज्य और केंद्र शासित राज्य, है कि नहीं। अब उसमें यह ध्यान देना है कि उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है, तो ये इतिहास रहा इसका, है कि नहीं। 1948 से लेकर के 1956-57 तक। जैसे सबसे पहले SK धर आयोग आया, फिर JBP समिति आई, फिर फजल अली आयोग आया 53 में। फिर फजल अली आयोग ने कुछ अनुशंसा करी कि का खा गा घा श्रेणी को समाप्त कर दो श्रेणी बनाओ, केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इन लोगों ने अधिनियम बनाया 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और फिर उसी के अनुसार जो है अपने सारे राज्यों का निर्माण किया। 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, है कि नहीं। कितना आसान है याद करना, हम लोग इसी में ही 4-5 बार रिवीजन कर चुके हैं। हालांकि टाइम आज लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अब देखिए नए राज्यों का गठन वर्ष पूछता क्वेश्चन आप लोगों को भी पता होगा कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। उसके बाद 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन होता है। बंबई पहले एक पूरा प्रांत था, तो बंबई में मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन किया गया। कब, 1960 में। ये समय बहुत ध्यान है, याद रखना। उसके बाद 1963 का समय आता है, नागालैंड का निर्माण किया गया। असम से नागालैंड को अलग किया गया 1963 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1966 में पंजाब और हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। ठीक, 1953 हो गया, 1960 हो गया, 1963 हो गया, 1966 हो गया, अब आता है 1971। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य की मान्यता दी गई। मतलब पहले राज्य नहीं था, पहले केंद्र शासित में था, फिर इसको 1971 में राज्य की मान्यता दी गई। यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 1971 और ये आने वाला 72 में। 72 में पूरा लय है। हमने तो 72 को ऐसे याद किया, कंफ्यूज हो जाते थे चूंकि, तो 72 में क्या है, पूरा लय। हमने तो इसको ऐसे याद किया है, पुर का मतलब मणिपुर, पूरा का मतलब त्रिपुरा और लय का मतलब मेघालय। ठीक है, हमने ऐसे याद किया, आप भी चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो 1972 में मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा, मतलब पूरा लय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो सबसे पहले 1953 आंध्र प्रदेश, उसके बाद 1960 गुजरात और महाराष्ट्र, फिर 1963 नागालैंड, फिर 1966 पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, फिर 1971 हिमाचल प्रदेश, फिर 1972 पूरा लय, मणिपुर, पूरा, त्रिपुरा, लय, मेघालय। तो हमने पूरा लय का एक लय बना दिया था, है कि नहीं, हमको याद हो गया। अब उसके बाद 1987 आता। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ये ध्यान देना है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, भारत के एकदम उत्तर पूर्वी किनारे पर, और मिजोरम कहाँ है, उसी जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसके एकदम नीचे साइड है मिजोरम। तो एक एकदम ऊपर साइड हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक एकदम इधर नीचे साइड हो गया मिजोरम, और एक इस कोने है कि नहीं, इस कोने है गोवा। तो तीनों 3 कोने पे हो गए, आप समझ सकते हैं ऐसे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। ठीक है, और 1987। तो यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट याद करना, उसके बाद आप लोगों को याद हो ही जाता है। तो 1953 आंध्र प्रदेश, 1960 गुजरात और महाराष्ट्र, 1963 नागालैंड, 1966 पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। आप लोग भी बोला करिए ऐसे, जहां सुन रहे हो बोला करिए, तभी याद होंगी चीजें। ठीक है, नहीं तो हम ही को अकेले याद रह जाएगा, है कि नहीं। 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 1971 हिमाचल प्रदेश, 1972 पूरा लय, मणिपुर, पूरा, त्रिपुरा, लय, मेघालय। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1972 के बाद 1975 आएगा, वो बाद में आएगा सिक्किम। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। ठीक, तीनों इस किनारे, 2 इस किनारे, 1 इस किनारे हो गया। ठीक है, अब आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। यहां ध्यान दीजिएगा, 36 है, 36वां राज्य नहीं बना, 36 से 26वां राज्य बना। तो गोवा 25वां राज्य बना था, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोवा 25वां राज्य बना था और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। अब यहां से क्रम पूछ लेता है हमका, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, 1915 चाहे याद कर लें, चाहे 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर याद कर लें। और इसका क्रम भी पूछा जाता है, सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद आता है 2014 में आप लोगों को पता ही होगा, तेलंगाना 2 जून 2014 को निर्मित होता है। फिर 2019 को अभी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है कि नहीं। वहां से धारा 370 को हटाया जाता है, अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाता है। और 2020 में फिर दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भारत में कुल कितने राज्य हो जाते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद विलय किसका किसका किया गया। ठीक है, अब देखिए 1954, अब जैसे 1947 में भारत आजाद हुआ, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। 1947 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1954। 1954 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1961। तो 47 में सब गए, लेकिन फ्रांसीसी और पुर्तगाली नहीं गए। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए 1961 में गोवा से। अब देखिए यहां से हम कुछ समझते हैं, जो पांडुचेरी, पुदुचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल था। हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि पांडुचेरी किसके अधीन था, फ्रांस के अधीन था पांडुचेरी। और पांडुचेरी में कितने जिले थे, 4 जिले थे। कौन कौन से, पांडुचेरी, यनम, माहे, कराईकल। वर्तमान में लेकिन तब माहे की जगह चंद्रनगर था। ठीक है, तो पांडुचेरी, यनम, चंद्रनगर, कराईकल था और ये फ्रांस के अधीन था। और ये जब फ्रांसीसी के अधीन था तो इसको समझौते के तहत जो है भारत में शामिल किया गया कि आप लोग जाइए। ठीक नहीं, समझौता किया गया 1954 में। भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद के 7 साल बाद जो है भारत और फ्रांस में समझौता हुआ और समझौते के उपरांत पांडुचेरी, कराईकल,
यनम और चंद्रनगर को भारत का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद 54 के बाद फिर 54 आ जाता है दादरा नगर हवेली। अब दादरा नगर हवेली को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत में शामिल कराया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास मामला गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने आदेश दिया कि दादरा नगर हवेली भारत का हिस्सा होगा और दादरा नगर हवेली को भारत का हिस्सा मान लिया गया, बना दिया गया। अब उसके बाद 1961 में आता है गोवा दमन दीव, और गोवा दमन दीव को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया। मार के भगाए गए ये पुर्तगाली यहाँ से, है कि नहीं? तो गोवा दमन दीव को पुलिस कार्यवाही के द्वारा हटाया गया। मतलब 47 में भारत आजाद हुआ, 54 में भारतीय फ्रांसीसी से जो है समझौता हुआ, तब पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और चंद्रनगर भारत का हिस्सा बने, और 1954 में दादरा नगर हवेली भारत का हिस्सा बना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हस्तक्षेप के माध्यम से, और पुलिस कार्यवाही के माध्यम से 1961 में जो है गोवा को भारत से लिया गया, गोवा दमन दीव को। ठीक, यहां से ध्यान दे देंगे 7 साल बाद है। अब उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, सिक्किम पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद। अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, जिसके सदस्य KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे, उनके जो अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956। उसी के द्वारा भारत में 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया भारत को। कौन कौन से? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य क्षेत्र। ठीक, आसान है याद करना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य का क्षेत्र। ठीक है, तो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र का एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। नोट इसमें क्या है कि एक पूर्वोत्तर परिषद भी है। पूर्वोत्तर परिषद इन क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पूर्वोत्तर परिषद 1971 अधिनियम के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, ना कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता, हम लोग सोचते हैं कि पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद, उत्तरी परिषद, दक्षिणी परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और उसमें पूर्वोत्तर परिषद दिया जाता। नहीं, पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। यह ध्यान रहे कि 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत केवल 5 क्षेत्रीय परिषद ही शामिल थे, उनका गठन किया गया था, इसीलिए हमने ये लिख दिया है। ठीक, अब देखिए क्षेत्रीय परिषद का जो गठन होता है कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? गृह मंत्री होता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री होगा। अब इसके सदस्य कौन होंगे क्षेत्रीय परिषद में? मतलब कुछ क्षेत्र होंगे, उस क्षेत्र में जो है विशेष क्षेत्र के कुछ उस क्षेत्र के राज्य होंगे, तो उसके सदस्य कौन होंगे? राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और प्रत्येक राज्य के 2 मंत्री होंगे। एक मुख्यमंत्री होगा और उसके अपने साथ वो 2 मंत्री को भी लेगा, और 2 मंत्री इसी मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और यदि केंद्र शासित प्रदेश होगा उसमें, तो केंद्र शासित प्रदेश का या प्रशासक या उपराज्यपाल हो जाएगा उसमें। तो कितना आसान याद करना। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। उसका अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री। उसमें सदस्य कौन होते हैं? जो उस क्षेत्र में जो राज्य शामिल होगा उसके मुख्यमंत्री होंगे और राज्यपाल होंगे, है कि नहीं? ये और उस मुख्यमंत्री के द्वारा 2 मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी, ये ध्यान देना है। अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सांविधिक निकाय हैं। संसद के कानून के द्वारा जो निर्मित होते हैं उनको सांविधिक या विधिक निकाय कहते हैं, और ऐसी संस्था जो संविधान में जिसका वर्णन है वो संवैधानिक निकाय होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संविधान संवैधानिक निकाय होता है। जैसे अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग, ये सब हो जाते हैं संवैधानिक निकाय। लेकिन सांविधिक निकाय वो होते हैं जो संसद के कानून के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका निर्माण किस माध्यम से हुआ? तो ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है, ये अधिनियम बनाया गया किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाया गया। तो इसीलिए इसको सांविधिक निकाय कहते हैं या विधिक निकाय कहते हैं, संवैधानिक निकाय नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहां से ध्यान देना ये जरूरी है कि जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन से राज्य इनमें शामिल हैं। लेकिन इन राज्यों को याद करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पूर्वोत्तर परिषद, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो हमको पूर्वी परिषद अपने आप याद हो जाएगा। तो पूर्वोत्तर परिषद में चूंकि सभी 7 सिस्टर्स आ जाएंगी, और 7 सिस्टर्स और सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगी। ठीक है, तो
पूर्वोत्तर के सारे राज्य आ जाएंगे पूर्वोत्तर परिषद में। अब देखते हैं पूर्वी परिषद। ये जो पूर्वी परिषद में कौन कौन आ जाएगा? पश्चिम बंगाल बचा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड बचे, ये बचे। और 4 पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये 7 हो गए, 7 सिस्टर्स। और फिर एक सिक्किम आ जाएगा, ये सिक्किम 8वां हो गया, तो पूर्वोत्तर परिषद में हो गया। अब पूर्वी परिषद में कौन सा बचा? उधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ठीक, ये 4 आ गए पूर्वी परिषद में, ठीक है, यहां से। अच्छा, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आ जाएगा। तो इसमें ध्यान देना, 2 मुख्य बड़े बड़े हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, लेकिन गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली भी पश्चिम में आ जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो याद करना आसान ही होगा, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, है कि नहीं। अब उत्तर में कौन कौन सा आ जाता है? उत्तर महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर में कंफ्यूजन बहुत होता है। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, है कि नहीं, और उसके बगल में हरियाणा, उसके ऊपर चंडीगढ़, बगल में दिल्ली नीचे, है कि नहीं। तो ये सारे आ जाएंगे। तो राजस्थान भी इसी में आ जाएगा उत्तरी परिषद में। ये मत दीजिएगा राजस्थान पश्चिमी में आ जाएगा, यहां से कंफ्यूजन होगा। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़, ये सब किसमें आ जाएंगे? उत्तरी परिषद में आ जाएंगे, ठीक। राजस्थान का ध्यान देना इसमें। दक्षिणी परिषद में बहुत आसान है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी भी आ जाता है, पांडिचेरी भी आ जाएगा। अब देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब अगला देखते हैं पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन अभी ऊपर देख चुके हम लोग, अधिनियम 1971 के द्वारा 1972 में किया गया। इसमें 7 सिस्टर्स आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और बचा सिक्किम। सिक्किम को एकदम बाद में जोड़ा जाता है, कब? 1994 में सिक्किम इसका 8वां सदस्य बनता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया पूर्वोत्तर परिषद। अब इन परिषदों का मुख्यालय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद और उनका मुख्यालय। तो पूर्वी का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता, जाहिर सी बात है कोलकाता ही होगा। पश्चिम बंगाल आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, बिहार आ जाता है, झारखंड आ जाता है, तो पूर्वी परिषद का मुख्यालय कोलकाता ही, डेवलप्ड है तो वही होगा, है कि नहीं। पश्चिमी परिषद, जाहिर सी बात है पश्चिमी परिषद में मुंबई ही होगा, क्योंकि मुंबई है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली है उसमें। उत्तरी परिषद में जाहिर सी बात है नई दिल्ली होगा उत्तरी में। उत्तरी में आता कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, भूल जाएंगे, दिमाग नहीं लग पाएगा। अब मध्य में प्रयागराज आ जाता है। मध्य में कौन कौन है? अच्छा, इसमें मध्य का नहीं हम लोग देखिए जिक्र किए ना, मध्य का देखिए। अब देखिए मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में कुछ याद करने का ही नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश याद कीजिए। उत्तर प्रदेश से विभाजित हुआ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ छत्तीसगढ़, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे जो मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय होगा प्रयागराज होगा, संगम नगरी, गंगा जमुना सरस्वती, है कि नहीं, त्रिवेणी, तो प्रयागराज हो जाएगा मध्य परिषद का। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण में कौन कौन से थे? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये हो गए। तो इनका मुख्यालय क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। तो दोस्तों इसी से हम लोग जो है पूरा जो है भारत का भाग 1 पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों ने भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ा है। अब इसके संदर्भ में हम लोग अगली क्लास में जो है प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। हर सेशन के बाद हम लोग प्रश्नोत्तर सॉल्व करते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो दोस्तों जो पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये ऊपर के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से रिवाइज करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पसंद आया ही होगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और कर लिए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।